Good morning, everyone. This is Poonam here, your SSC teacher. Welcome to your SSC class. I hope you all are fine. So, as you know, we have completed our chapter of economics, that is globalization and the Indian economy. Today, we will discuss question answers of this chapter. So, let's start with NCERT questions. First question is, what do you understand by globalization? Explain in your own words. तो स्टूडेंट्स चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज. सो टुडे वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन. ग्लोबलाइजेशन इन टुडेज वर्ल्ड हैज़ कम टू इम्प्लाई मैनी थिंग्स. तो बहुत सारी चीज़ों को इंडिकेट करती है ये. It is a process of integration the economy of a country with the economies of other countries under conditions of free flow of capital and movement of persons across borders. तो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो किसी कंट्री की इकोनॉमी को बाकी कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ के साथ जोड़ती है. उसमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसे ट्रेड का फ्री फ्लो होना चाहिए, कैपिटल का फ्री फ्लो होना चाहिए, और जो पर्सन्स हैं, लोग हैं, वो बॉर्डर के क्रॉस उनकी मूवमेंट भी फ्री होनी चाहिए. इट ऑल्सो इंक्लूड्स फर्स्ट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, migration of people from one country to another and increase in foreign trade. तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो इसमें होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. That is, what were the reasons for putting barriers to foreign trade and foreign investment by the Indian government? Why did it wish to remove these barriers? तो स्टूडेंट्स, इंडियन गवर्नमेंट है उसने फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर बैरियर्स या ऑब्स्टेकल्स क्यों लगाए थे, और बाद में व्हाई डिड इट विश टू रिमूव दे, कि ये इन बैरियर्स को हटाना क्यों चाहती थी. So answer is barriers to foreign trade and foreign investment were out by the Indian government to protect the domestic producers from foreign competition, especially when industries had just begun to come up in the 1950s and 1960s. तो 1950s और 60s में जब हमारी जो इंडस्ट्रीज थी वो शुरू ही हुई थी, स्टार्टिंग ही हो रही थी, तो हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे, जो इंडिया के प्रोड्यूसर्स थे, उनको फॉरेन के कंपटीशन से बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ बैरियर्स लगाए थे फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर. During this time, the competition from the imports would have been a hard blow on the growing industries. तो उस टाइम में अगर देखा जाता तो कंपटीशन जो था फ्रॉम द इम्पोर्ट्स, अगर जो इम्पोर्ट करते हैं हम लोग बाकी कंट्री से अपनी कंट्री में, तो वो एक बहुत डिफिकल्टी क्रिएट कर देता हमारी जो ग्रोइंग इंडस्ट्रीज थी उसके लिए. देयरफॉर इंडिया अलाउड ओनली इसेंशियल गुड्स टू बी इम्पोर्टेड. इंडिया ने सिर्फ जो इसेंशियल चीज़ें थी उनके इम्पोर्ट की परमिशन दी. But in 1991, with the implementation of the new economic policy, the government wished to remove these barriers because it seemed as the time when the domestic producers were ready to compete with foreign industries. But देखिए 1950 से 60 तक तो ये बैरियर्स, क्योंकि न्यू इंडस्ट्रीज थी, उनको कोई फॉरेन कंपटीशन नहीं देना चाहते थे जो गवर्नमेंट थी. बट 1991 में क्या हुआ, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो गवर्नमेंट उन बैरियर्स को, उन ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करना चाहती थी. क्यों? क्योंकि ऐसा लगता था कि उस टाइम तक हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे वो फॉरेन इंडस्ट्री के साथ compete करने के लिए रेडी हो चुके थे. दिस डिसीजन वॉज ऑल्सो सपोर्टेड बाय द पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. इस डिसीजन को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने भी सपोर्ट किया. So next question, question number 3 is how would flexibility in labor laws help companies? कि ये जो लेबर के लिए लॉज बने होते हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी कंपनीज की हेल्प कैसे करती हैं. फॉर कंपनीज टू सस्टेन दमसेल्व्स इन कंपटीशन एंड प्रोग्रेस, फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर प्लेज अ मेजर रोल. तो देखिए, कंपनीज को अगर अपने आप को कंपटीशन में रखना है और प्रोग्रेस करनी है तो उनके लिए जो फ्लेक्सिबिलिटी है लेबर लॉज में वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है. बाय ईजिंग अप ऑन लेबर लॉज, अगर लेबर लॉज ईजी होंगे, कंपनीज हेड्स कैन नेगोशिएट वेजेस एंड टर्मिनेट एम्प्लॉयमेंट डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशंस. तो लेबर लॉज इजी होंगे, टफ नहीं होंगे, तो कंपनी के हेड के लिए बहुत इजी हो जाएगा वेजेस में, और जो वेजेस हैं उनको नेगोशिएट करना और एम्प्लॉयमेंट को टर्मिनेट करना, जैसे भी मार्केट की कंडीशंस होंगी. दिस रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द कंपनीज कॉम्पिटिटिवनेस. तो इससे क्या होगा, जो कंपनी होगी उसकी जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो भी इंक्रीज होगी. Question number 4 is, what are the various
ways in which MNCs set up or control production in other countries. तो किस तरह से MNCs जो हैं वो बाकी कंट्रीज में प्रोडक्शन करती हैं और उसको कंट्रोल करती हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एन MNC? MNC or multinational company is a company that owns or controls production in more than one nation or one country. जो एक से ज़्यादा नेशन में या कंट्रीज में प्रोडक्शन करती हैं जो कंपनीज, वो मल्टीनेशनल कंपनीज कहलाती हैं. So let's start the answer. The factories or production units of multinational companies are set up mainly close to the markets where they can get the desired skilled or unskilled labor at low cost along with other factors of production. तो सबसे पहले तो देखिए, ये जो MNCs होती हैं ये कहाँ पे अपनी प्रोडक्शन सेटअप करती हैं? जहाँ पे उनको डिज़ायर्ड स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों टाइप की लेबर जो है वो चीप रेट पे प्रोवाइड हो जाए. After the company has been set up, they set production units in the following ways. और फिर जब कंपनी सेटअप हो जाती है तो प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए वो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म अ कंपनी जॉइंटली विद सम लोकल कंपनीज ऑफ द एग्जिस्टिंग कंट्री. तो जिस कंट्री में वो प्रोडक्शन करते हैं वहाँ पे क्या करते हैं वो लोग, कुछ लोकल कंपनीज होती हैं जिनके साथ मिलके जॉइंटली काम करते हैं. जैसे हमने बुक में एग्जांपल देखा था करगिल फूड्स और पर्क फूड्स के बीच में. Secondly, by the local companies and then expand its production with the help of modern technology. तो वो छोटी local companies को क्या करते हैं, खरीद लेते हैं और फिर expand करते हैं अपनी production को modern technology के साथ. और थर्ड है, द ऑर्डर इज प्लेस्ड बाय देम फॉर स्मॉल प्रोड्यूसर टू सेल दीज प्रोडक्ट्स अंडर देयर ओन ब्रांड नेम टू द कस्टमर्स वर्ल्ड वाइड. तो वो छोटे प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर्स, उनसे वो प्रोड्यूस जो है प्रोडक्ट ले लेते हैं और अपने ब्रांड के नेम के साथ उसको कस्टमर्स को प्रोवाइड करवा देते हैं. तो ये 3 चीज़ें हैं जो MNCs करती हैं. So revise these questions. Next we will discuss in our next video. Thank you.